प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। तो हमारा जो शरीर है वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उस हिसाब से बिहेव करता है। 90% रोल है वो मदर की साइकोलॉजी। अगर आप कंसीव करने वाले हैं तो शादी से पहले ही ध्यान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसी मदर की चेतना होगी वैसा ही बच्चा पैदा होगा। नमस्ते फ्रेंड्स। तो अभी हम जान रहे हैं कि वुमन क्या है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कैसे मदर तैयार होती हैं, कैसे अंदर बेबी बनता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समझेंगे कि जर्म सेल यानी कि जो ओवरीज़ है उसमें से जो एक एग बनती है वो एग की शुरुआत कहाँ से होती है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि एक लड़की मैच्योर हुई, उसका ओवम मैच्योर हुआ और वो ओवम जब स्पर्म के साथ जुड़ता है तो फर्टिलाइज होता है, प्रेगनेंसी रहती है और वो बच्चा 9 मंथ के बाद बर्थ लेता है। पर ये जर्म सेल बनते कब है? तो दोस्तों ये जर्म सेल बन जाते हैं जब वो लड़की की माँ उसकी माँ के पेट में रहती है, यानी कि जब नानी प्रेग्नेंट होती है तब ये बच्ची का बर्थ हो जाता है। कैसे? वो नानी जो है उसकी जब वो प्रेग्नेंट होती है उसके 3rd मंथ पे ही ये जो उनकी माँ जो पेट में है उसकी ओवरीज बन जाती है, यानी ओवरी के जर्म सेल बन जाते हैं, बेसिक सेल, बेसिक कण। तो जब ये बन जाते हैं फिर वो मदर बर्थ लेती है, उसको प्यूबर्टी आती है। 13 साल की जब वो होती है तब उसके अंदर से एक ओवम बनना शुरू होता है। जब वो ओवम मैच्योर होता है और हस्बैंड के स्पर्म के साथ वो जब मिलता है तब फर्टिलाइज होता है, यानी कि तब उसका फलन होता है और उसमें से ये बच्ची बनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मदर की लाइफ कैसी गई है। कई बार मुझे पेशेंट बोलते हैं कि इसको ये बीमारी क्यों आई, इसको ऑटिज़म क्यों आया, इसको डाउन्स क्यों आया, इसको ये क्या हुआ। जो मेंटली रिटार्डेड, डिलेड डेवलपमेंट, ये सब बच्चे हम जो देखते हैं तो उसमें हम 3 जनरेशन हिस्ट्री देखते हैं कि नानी की लाइफ कैसे गुजरी है, कौन से माहौल से, कौन से सिचुएशन से नानी गुजरी है, उसकी लाइफ में उस टाइम क्या क्या ट्रॉमा हुए, क्या क्या तकलीफ़ें आई, फाइनेंशियल आई, आसपास में लोग ऐसे थे जो उसको परेशान कर रहे थे, मारते थे या गालियाँ देते थे या बहुत काम कराते थे। वो टाइम नानी की लाइफ कैसी गई, फिर वो नानी, फिर मदर, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब वो उसका जीवन कैसा गया, वो मदर ने क्या क्या सिचुएशंस फेस की, कैसे लोग थे उसके आसपास, क्या किसी की डेथ हुई, कोई सडन शॉक, कोई दुख, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डर, कौन से माहौल से ये लोग गुजरे, उसके ऊपर डिसाइड होता है ये बच्ची और उसके आगे का बच्चा। तो फ्रेंड्स हम बहुत इजीली बोलते थे प्रेग्नेंट हो गई, बट बिफोर प्रेगनेंसी भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये 3 जनरेशन से चला आ रहा है। जो नानी ने महसूस किया उस टाइम उसकी जो भी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो भी हार्मोन्स बने, जो सुख आया, दुख आया, डर आया या फिर गुस्सा आया, तो वो जो सिचुएशन या गिल्ट आया तो वो जो सिचुएशन बनी उस वहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, फिर सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और कई सारे जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स पैदा हुए, उसका डिस्टर्बेंसेस चला, कहीं कम हो गए, कहीं बनना ही बंद हो गए, कोई शौक आया, ग्रीफ आया तो
फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर, वो सारे के सारे इमोशंस जो भी थे उसने प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू किसको मिल गए? बच्चे को। वो बच्चे ने सब कुछ ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि वो कहाँ था? रिसीवर मोड में था। दूसरा, वही इमोशंस माँ को आए, माँ ने अगर अवेयर हो गई तो ठीक है, नहीं तो वैसा ही सेट ऑफ इमोशंस उसकी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। क्योंकि फिर वहाँ से क्या हुआ ना, एक जेनेटिक स्ट्रक्चर भी रेडी हुआ, एक जनीन बंधारण तैयार हुआ कि, और वो जो इम्प्रेशन दुख के, तकलीफ़ के, वो इम्प्रेशन अपने डीएनए में इम्प्रिंट हो गए। तो अभी ये डीएनए ट्रांसफ़र हुआ इस जनरेशन को उस जनरेशन को। पर होता क्या है ना, जब हम सेम सिचुएशन से बार बार पसार होते हैं तो जो हमारा सेल है वो सेंसिटाइज हो जाता है, यानी कि वो जो उसका फंक्शन है, अगर बार बार उसको छेड़ा जा रहा है, बार बार छेड़ा जाए, तो धीरे धीरे वो फंक्शन कम होना शुरू होगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। तो ज़रा सा बोल दिया तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो एक पीढ़ी में सिचुएशन कैसी थी, वहाँ लिटरली यानी रियलिटी थी कि वहाँ उनके साथ ऐसा होता था, तो वही इमोशंस हम लेके आए। हमारे साथ ऐसा हो नहीं रहा, पर फिर भी किसी ने उंगली भी कर दी तो हमें क्या लगता है कि हमें थप्पड़ मारा, ऐसा एहसास होता है। हमने एक गाली बोल दी तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि हम वो सेंसिटिविटी हमारे जीन में, हमारे डीएनए में लेके आए हैं दोस्तों। फिर अब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी तो ये सारे इमोशंस तो वो लेके ही आई है। फिर जब उसको कुछ भी इसमें से स्ट्रेस आया तो वो सेल, फिर जो जीन क्या होगा, म्यूटेट हो जाएगा कि 3 जनरेशन से क्या यही पीड़ा सहन करनी, अभी मुझे नहीं करनी है। फिर उसके हिसाब से आगे बीमारियां चलती है बच्चों में। तो फिर हम देखेंगे कि जैसे हमने बोला, फलन हुआ, प्रेगनेंसी रुकी। तो एक मिथ क्या है कि जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें बच्चे का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, पूरा बॉडी बन जाता है, फिर उसका ग्रोथ होता है। जो बेसिक हम बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर बन गया, वो पूरा 3 महीने में बन जाता है। तो उसके साथ हम क्या बोलते हैं कि वो स्त्री को क्या होगा? नोजिया यानी उबा के आना, उल्टियाँ आना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, चिड़चिड़पन बढ़ जाना, अंदर से अच्छा नहीं लगना। तो हम क्या बोलते हैं, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि ये 100 में से 80% फीमेल को होता है। पर 20% फीमेल ऐसी भी है, स्त्रियां ऐसी भी हैं कि जिनको प्रेगनेंसी के टाइम कुछ भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? क्योंकि वो जो फीमेल है वो आसपास के सराउंडिंग में, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वो कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, पर वो क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। हाँ, एक है बॉडी, शरीर में, गर्भाशय में एक अलग जीव आया अंदर। तो अगर आप पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में है कि यस आई एम रेडी टू कंसीव, मैं इस बच्चे को पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से जन्म देने के लिए तैयार हूँ, तो अगर उसके आसपास सराउंडिंग में कुछ भी हुआ और अगर मदर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। पर प्रेगनेंसी है तो हमने पहले से ही क्या चाहिए हमें कि एक्स्ट्रा केयर चाहिए, बिकॉज़ मैं भी कुछ एक्स्ट्रा कैरिंग कर रही हूँ अपने पेट में, तो मुझे भी क्या चाहिए? एक्स्ट्रा केयर चाहिए। पर जब वो केयर नहीं मिलती, या फिर जब वो फीमेल के साथ सिचुएशन ऐसी हुई कि कोई केयर करने वाला नहीं है, सब अकेले करना पड़ रहा है, काम का बोझ है, या फिर साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो काम में हेल्प नहीं कर रहे, तब क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा। वो जो गुस्सा है वो क्या करेगी? वो पिएगी। फिर क्या होगा? वॉमिटिंग शुरू होगी, नोजिया शुरू होगा, चिड़चिड़पन आएगा, बॉडी में अनईजीनेस लगेगा, काम करने का मन नहीं होना, ऐसे लगता है सोते रहो। तो ये 3 महीने ये इसलिए तकलीफ़ होती है। पर जब मदर रेडी है, यस आई एम रेडी, अगर वो खुश है,
अगर वो समझ में है, अगर वो ध्यान में है, तो उनको ये सब सिम्टम्स नहीं आएंगे। और फ्रेंड्स, एक शॉकिंग बात आपको मैं आज बताती हूँ कि जिन जिन लोगों के मिसकैरेजेस हो जाते हैं, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, इवन हार्ट बीट्स नहीं आते बच्चे के, है ना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा प्रेगनेंसी तो रुकी बट हार्ट रेडी नहीं हुआ, उसके हार्ट का फंक्शन नहीं आया, हार्ट बीट्स नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो मदर तो बोलती है हाँ मुझे तो कंसीव करना है, पर जो वो माहौल है वहाँ पे वो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि वो क्या सोचती है कि यहाँ मेरी ही केयर नहीं हो रही है, मुझे ही नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा डेविलिश पीपल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, ज़ोर ज़ोर से बोलने वाले, माँ को परेशान करने वाले, तो क्या कोई लेडी वहाँ ऐसे घर में क्या बच्चे को जन्म देना चाहेगी? कॉन्शियसली हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं चाहती हूँ, पर सबकॉन्शियसली वो कभी नहीं चाहते। तो हमारा जो शरीर है वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उस हिसाब से बिहेव करता है। 90% रोल सबकॉन्शियस का है, 10% रोल कॉन्शियस माइंड का है, जागृत, वो अवचेतन मन। तो दोस्तों, ये 3 महीनों में मिसकैरेज होना, हार्ट बीट का नहीं आना, और दूसरी बात कि जो बच्चा, जब हमें पता चलता है ना हम प्रेग्नेंट हैं, तब ऑलरेडी बच्चे का हार्ट बन जाता है, क्योंकि हमें 15 दिन बाद पता चलता है। तो 15 दिन में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है, हार्ट, माउथ और नीचे का एनल मेम्ब्रेन, यानी जो पूरा एक ट्रैक ट्यूब बन जाता है। तो प्री प्रेगनेंसी मदर का स्टेट कैसा है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के टाइम मदर का स्टेट कैसा है, और फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में मदर की साइकोलॉजी का स्टेट, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं तो ये बोलती हूँ हमेशा कि अगर आप कंसीव करने वाले हैं तो शादी से पहले ही ध्यान करना शुरू कर दीजिए, विजडम लाना शुरू कर दीजिए। शादी के तुरंत बाद या तो आप अच्छी कोई गर्भ संस्कार कोच को ज्वाइन कर ले जो रियल में स्पिरिचुअल गर्भ संस्कार कराता हो, ना ही कि ये खाओ वो खाओ, इस टाइम प्रेगनेंसी रखो, उस टाइम प्रेगनेंसी रखो। हम क्या करते हैं ना, इस समय में रखने से अच्छा होगा, इस समय में रखने से बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका रोल 5-10%, पर 90% रोल है वो मदर की साइकोलॉजी, और वो जो घर में रह रही है उसका एनवायरनमेंट। और वो एनवायरनमेंट भी कैसे बनता है, जैसी मदर की बिलीफ सिस्टम कहाँ से आई, नानी से आई। अगर वो नानी की बिलीफ है कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इस लड़की की तो सेंसिटिविटी और हाइटन हो जानी है। क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, हमें खुद के ऊपर प्री प्रेगनेंसी यानी शादी हुई तुरंत से काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी मदर की चेतना होगी वैसा ही बच्चा पैदा होगा। क्यों? हम अगर बोले कि भिखारी के घर में कौन पैदा होता है, भिखारी ही पैदा होता है, क्योंकि वो मदर की कॉन्शियसनेस कैसी है, चेतना भिखारी की है। पर जब आप ध्यान करके, ज्ञान पाके अगर अपने कॉन्शियसनेस को आप बढ़ाते हो, आप अगर कौशल्या की कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपके घर में भी राम पैदा होंगे। आप अगर देवकी की कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपके घर में कृष्ण पैदा होंगे। हम चाहते हैं हमारे घर में बहुत हायर सोल आए, पर क्या आपकी प्रिपरेशन है? हम क्या करते हैं ना, प्रेगनेंसी रुकी फिर शुरू करते हैं बुक्स पढ़ना, पुराण पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, अच्छे 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 भजन सुनना। ये मैंने बहुत देखा है फ्रेंड्स, ये 15 साल की प्रैक्टिस में मैंने बहुत देखा है। पर फिर क्या होता है, क्योंकि मैं मदर हिस्ट्री, नानी हिस्ट्री हर एक पेशेंट की लेती हूँ, क्योंकि होम्योपैथी में भी हमें एक स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन करना रहता है कि ये क्या बिलीफ से चल रहा है, वो बिलीफ पे मेडिसिन दो, वो जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ही ऊपर से ख़राब है तो प्रोडक्शन तो ख़राब ही आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें जैसे ही शादी होती है ये अवेयरनेस में आ जाना चाहिए। वैसे तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए, पर अगर जो भूल गए इट्स ओके।
अब चलते हैं और आगे के सिम्टम्स में। 3 मंथ्स में किसी किसी को ब्लीडिंग होता है। क्यों होता है ब्लीडिंग? वो प्रेगनेंसी हाफ माइंड रखी है, चाहिए नहीं चाहिए, या फिर बहुत डर में है। क्या डर? बच्चे को कुछ हो न जाए, क्योंकि बहुत सालों बाद अगर प्रेगनेंसी रुकी है, IVF से रुकी है, तो क्या होगा? एक डर बना रहेगा कि इसको कुछ हो न जाए, इसको कुछ हो न जाए। जब वो बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादातर बीमार इसलिए रहता है क्योंकि वो एक डर से आया है। उसको बार बार रेस्पिरेटरी यानी ज़ुकाम, कफ, न्यूमोनिया की तकलीफ़ें होती ही रहेगी। और फ्रेंड्स, जो IVF से बच्चे आते हैं, अच्छी बात है ये टेक्नोलॉजी को, वी हैव सल्यूट टू टेक्नोलॉजी कि वो हमें हमारे लिमिटेशन से ऊपर उठा के हमें मदद कर रहे हैं। पर जिनको भी IVF से प्रेगनेंसी रुकी है, वो मदर को भी अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ओवम, एक स्पर्म को जब हम ऐसे पकड़ते हैं, वो भी बहुत थ्रेट में है, डर में है। तो जब ये दोनों सेल जिससे पूरा स्ट्रक्चर बनना है, यही अगर थ्रेट में है, डर में है, तो क्या होगा? बच्चा तो डर में ही आएगा, फिर उसका सी सेक्शन होगा। तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा वो पूरी नैरो कैनाल की हमारी जो नीचे का पूरा जो पेल्विक एरिया है, वो पेल्विक एरिया से जब बच्चा पसार होके बाहर निकलता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो पूरा डर वो सब महसूस करके निकलता है। पर जब वो हम सी सेक्शन से लेते हैं तो पूरा फाड़ देते हैं। बच्चे को अंदर सेफ था, सिक्योर था माँ के पास, क्योंकि ऑलरेडी डर में था, अंदर सिक्योर था, और जैसे ही फाड़ा, ये क्या, अचानक से कैसे दुनिया में आ गया मैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मदर का अवेयर होना ज़रूरी है। अगर कोई कारणों से सेक्शन करना भी पड़े, मैं तो बोलूँगी अगर करना भी पड़ रहा है तो मदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारा हर एक भाव, हर एक विचार हमारे शरीर में हमारे बच्चे पे असर कर रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। अभी हम पकड़े सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 4, 5th and 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें ज़्यादातर तकलीफ़ें नहीं होती। पर अगर इसमें मिस एबॉर्शन हो जाता है तो क्या होगा? सडन कोई शॉक आया, सडनली कोई बैड न्यूज़ हमने सुन ली, या हम गिर गए, या कुछ ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, और हम जो सडनली डर गए, तो जैसे गर्भाशय ने ये होल्ड करके रखा था वो फटाक से खुल जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तो सेकंड 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, पर जो भी हुआ ये मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है। किसी किसी मदर को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी ये जो पेशाब में जलन होना, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब होता है, ये कॉमन है। बाकी तो बहुत कुछ हो सकता है। किसी किसी को ब्लड प्रेशर आएगा, किसी किसी को डायबिटीज़ आएगा, किसी किसी को थायराइड आएगा। तो फ्रेंड्स, थायराइड की चर्चा हम कर चुके हैं आगे, डायबिटीज़ की चर्चा कर चुके हैं, ब्लड प्रेशर की चर्चा कर चुके हैं आगे के एपिसोड में। तो जब मदर वहाँ कोई स्ट्रेस से गुजरी, उसका सिंपैथेटिक, मैंने जैसे बोला डर आया, तो मदर को क्या हुआ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका ऑन हुआ, तो क्या होगा? उसको उसके हार्ट को फंक्शनिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर शुगर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें भागने के लिए, लड़ने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो इंसुलिन का कास्केड बंद हो जाएगा, सिंपल। हाँ, बॉडी में हार्मोन्स बदलेंगे, इसके कारण शुगर बढ़ता है, ठीक है, पर उसका कारण ये है पीछे का। तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं? समझ से ही ना। इग्नोरेंस, अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है, सारी तकलीफ़ों का, सारे टेंशन का। जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें इसे टैकल कैसे करना है। थर्ड, लास्ट ट्राइमेस्टर, कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड लास्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, अभी बीच में जो 3 से 6 महीने है, तो 5वें महीने पे बच्चे का सुनना शुरू हो जाता है,
उसका जो भी फंक्शन है, उसके जो ऑर्गन्स है, यानी उसकी जो अवयव है, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, वो सब ग्रोथ होते हैं, उसका विकास होता है, उसका फंक्शन चालू होता है। फर्स्ट 3 महीने में स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि बेसिक बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंड 3 मंथ्स में क्या होगा, उसका फंक्शन शुरू होगा। अभी लास्ट 3 मंथ्स में वो और ग्रोथ होगा। इसीलिए जो 7वें महीने पे बच्चे पैदा होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, उसको इन्फेक्शन तुरंत लग जाते हैं। अभी थर्ड थिंग कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एक मिसकैरेज, जैसे हमने बोला, और प्री टर्म बर्थ, बच्चे का ग्रोथ न होना, IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और ओलिगोहाइड्रोएमनियोज, यानी कि बच्चे के आसपास जो पानी बना है वो पानी कम हो जाता है, या फिर पॉलीहाइड्रोएमनियोज, यानी बच्चे के आसपास का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाने से, कभी कभी पानी का कम हो जाने से डॉक्टर डिलीवरी अर्ली कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहते हैं ना, वो पानी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर, ऑर्गन पे प्रेशर आता है, ऑर्गन डिफॉर्मिटी, यानी बच्चे के फिर किसी ऑर्गन में डिफॉर्मिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर उसका जो फंक्शन है हार्ट का वो कहीं ना कहीं कम होना, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है, अभी हम समझेंगे। हम हर एक सिम्टम्स, हर एक बीमारी के पीछे के भाव को समझ रहे हैं, हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोज है तो क्यों मुझे एक्स्ट्रा, वो पानी क्या करता है ना, शॉक एब्जॉर्ब करता है, बच्चे को शॉक न लगे, बच्चे को कोई इंजरी ना हो, इसलिए वो प्रोटेक्शन में है वो बच्चे का यूरिन है, ठीक है। वो पानी जो है वो क्या है, वो यूरिन ही है, वो पीता है, निकालता है, पीता है, निकालता है, पानी वहाँ पे बैलेंस रहता है। जब हमें बाहर से भय है कि बाहर से मुझे इंजरी यानी फिज़िकल ही नहीं, लिटरल यानी कि बाहर से ट्रॉमा आया, यानी किसी ने लगा दी है, या मैं गिर गई। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तो लिटरली बहुत कम होता है, ज़्यादा तो फिगरेटिव यानी काल्पनिक ही रहता है, इमेजिनरी रहता है हमारा, कि इसने मुझे ये बोल दिया, ये कहीं मुझे ये ना बोल दे, ये कहीं मुझे ऐसा ना कर दे, तो हम क्या करेंगे, बचेंगे। तो बच्चे के आसपास क्या होगा, और पानी बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो मदर फिगरेटिवली क्या कर रही है, बच्चा क्या कर रहा है खुद को बचाने के लिए, और पानी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें देखना है, जो प्रॉब्लम्स होती है फ्रेंड्स, वो ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग सी सेक्शन। क्या, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलना, ऑक्सीजन का ब्रेन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, या हार्ट का फंक्शन कम हो जा रहा है तो भी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, फिर वो बच्चा पैदा होगा तो उसको सेरेब्रल पाल्सी हम जो बोलते हैं, या फिर बहुत सारे कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की शक्यताएं बढ़ जाती है। तो वो टाइम भी, क्यों बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हुआ, क्यों ट्रॉमा हमने अट्रैक्ट किया। कई बार बोलते हैं डॉक्टर सही नहीं थे, हॉस्पिटल सही नहीं थी, या फिर हम लेट पहुँचे, या फिर फंस गया बच्चा, या फिर हम बोलते हैं कि हाँ, एक पानी एक साथ गिर गया और बच्चा अंदर चिपक गया, वो नीचे नहीं आ रहा था। ये सब क्यों होता है, हमने ही तो अपनी लाइफ में इन सब सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया। क्यों, क्योंकि जैसी हमारी मनस्थिति वैसी हमारी परिस्थिति। तो हम अपने आप को देखिए, आप कौन सी मनस्थिति में हैं, आपने क्यों ये सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। आप देखो आप क्या चाहते थे, वैसे ही आपको मिलेगा। कि जब वो लेबर होता है तब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, उसमें बच्चे के अराउंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड फंस जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ जो है वो फंस जाता है, स्ट्रेंगुलेशन हो जाता है, उसमें बच्चे को ऑक्सीजन कम होना भी हो जाता है, फिर उसको बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नाड़ क्यों वो अपने से गले में कर रहा है, क्यों, वो नहीं चाहता जीना, वो चाहता है मैं मर जाऊँ। क्यों, कैसे बाहर कैसे सिचुएशन है, माँ ने कैसे इन्फॉर्मेशन दी है, बाहर कैसे लोग हैं,
अगर बाहर अच्छे लोग नहीं हैं, जो प्यार नहीं दे सकते, जो परेशान कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहाँ क्या करेगा बच्चा? क्यों आना चाहेगा ऐसे माहौल में? तो उससे क्या बोलेगा, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊँ। प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। क्या हम खाना पचाते हैं या अपने आप पचता है? अपने आप पचता है ना। वैसे ही प्रेगनेंसी में सारा ग्रोथ अपने आप होता है। आप कुछ नहीं कर रहे, ये नेचुरल प्रोसेस है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। आजकल मदर क्या करती है, सीजर कर डालो। क्यों? मेरे से पीड़ा सहन नहीं होगी। क्यों भाई, क्या हो जाएगा? पीड़ा सहन करने से हम मर तो नहीं जाएंगे। और जो ये सत्य ये है कि जो तकलीफ़ें हमें मार नहीं सकती, वो हमेशा हमें मजबूत ही बनाती है। प्रेगनेंसी में लास्ट मंथ में जो आता है ना, क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती, बार बार पेशाब का होना। क्यों? क्योंकि वो गर्भाशय में जो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका जो प्रेशर है वो अपनी पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, उसके कारण बार बार पेशाब लगना। सांस फूलना, क्योंकि यहाँ तक डायफ्राम को, हमारा जो ये डायफ्राम है, पेट और अपने फेफड़ों, अपनी छाती के बीच का जो एक वॉल है, वो वॉल जो है क्या करता है ना, पेट जितना बड़ा होता है वो वॉल को ऊपर दबाता है। तो सांस फूलना, थक जाना, जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है वो मदर को बैक पेन होगा। और जिन्होंने अच्छे से खुद की हेल्थ को देखा है, खुद के मन को देखा है, जिनका डाइट सही है, जिनकी एक्सरसाइज सही है और जिनका मन सही है, तो उनको कोई दिक्कतें नहीं आनी है। प्रेगनेंसी में क्या चाहिए, हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, केयर चाहिए, मदर का सपोर्ट चाहिए, मदर इन लॉ का सपोर्ट चाहिए। जब वो सपोर्ट नहीं मिलता तब भी बैक पेन होता है। तो हमें देखना है कि हमें सपोर्ट क्यों चाहिए भाई। जैसे ही हमारी फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, जैसे हम फाइनेंशियली अच्छे होने लगे, हमारी सुख सुविधाएं बढ़ती गई, वैसे हमने हमारे मन और शरीर को क्या कर दिया है, कमज़ोर कर दिया। हम वही उसी माँ के बच्चे हैं, उसी नानी के, उसी दादी के, परदादी के, कि जो ये सब करके, इतना करके बच्चों को पैदा करती थी। तो हम क्यों कमज़ोर हो गए? हमें क्यों हर बात पे सपोर्ट चाहिए? तो फ्रेंड्स, अपने गुणों को देखिए, अपनी जो अंदर के पावर है उसको जगाइए। प्रेगनेंसी को एंजॉय करें पूरा, हर एक बदलाव को एंजॉय करें, हर एक स्टेज जो प्रेगनेंसी का है उसको एंजॉय करें, खुद अवेयर रहिए पूरी प्रेगनेंसी। तो फ्रेंड्स, आपको भी कोई दिक्कत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी नहीं होगी और बच्चा जैसा आप चाहोगे, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, वेल्दी, सब आयामों में, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल, उसमें पूर्ण आएगा बच्चा। तो उसके लिए पहले पूर्ण किसको बनना पड़ेगा? माँ को। मैं माँ को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरे 9 महीने दरमियान बच्चे को जो एनर्जी है वो सिर्फ मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से ही जाती है, फादर से नहीं। मदर का माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको एनर्जी देता है फ्रेंड्स। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ये शो देख रहे हैं, आप खुद अवेयर होइए। अपने घर में जितने भी फीमेल्स हैं, आप सब अवेयर होइए, अपनी लाइफ को देखिए। जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट अभी आगे मैरिज करने जाने वाली है, वो सब भी आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए और आगे की पूरी जनरेशन की, अगर आप अवेयर हो गए, पूरी जनरेशन आगे की ठीक हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य PMC हिंदी पर। PMC हिंदी बदले